हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.5 को करेंगे। इससे पहले सारी एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दी हैं। अभी तक वे वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और कॉपी पेन उठाकर बैठें। जो भी कुछ नोट करने वाली बात होगी उसको नोट भी करते चलें और इसके बाद अपने आप भी हल करने का प्रयास करें। ठीक है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्यास 3 मिमी वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का द्रव्यमान 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो देखिए तार लपेट रखा है किस पर, तो एक बेलन पर। देखिए बेलन हमने बना दिया, ये तार लपेट रखा है इस पे। तार को भी हम शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक इस प्रकार से लपेट रखा है। ठीक है ना। तो देखिए समझिए, यहाँ से जो तार लपेटा जा रहा है ये समझ लीजिए कि हमें यहाँ पे बेलन की परिधि चाहिए, लेकिन हमारे पास है बेलन का व्यास जो कि 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस बन जाएगा 10/2 = 5 सेंटीमीटर। तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे व्यास और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन पर, देखो ऊंचाई भी दी है, इसकी लंबाई भी दे दी। ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो इसकी, है ना, किसकी, बेलन की। तो ये दिया है 12 सेंटीमीटर। बेलन की परिधि हम ज्ञात कर देंगे। बेलन के आधार की परिधि ये बराबर हो जाएगी 2πr, यानी कि 2π × 5 या 10π, इतने सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेलन पर जो तार लपेटना है, देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी को कवर कर लेगा। देखिए ये जो h है ये इसने 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ये चीज़ समझने की है बस, और तो बाकी चीज़ सभी समझ जाओगे। इस पर जो तार लपेटा जा रहा है उसकी भी कुछ मोटाई है। देखिए तार की मोटाई, तार की मोटाई है 3 mm, जो उसका व्यास है तार का। देखिए समझिए कि तार का जो एक सिरा है वो कैसा है, वृत्ताकार है, क्योंकि तार भी तो बेलनाकार होता है। तो उसका जो व्यास होगा वो इतने हिस्से को घेर रहा है। देखो समझिए, ये बेलन है, मैं तार को इस प्रकार से मान लो कि ऐसा तार है, तो ये 3 mm, फिर अगला फिर 3 mm, इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर को कवर ये कर रहा है। तो हमें यहाँ से तार के चक्करों की संख्या पता लग जाएगी, लपेटों की संख्या, जितने लपेटे लगाए हैं उसने। तो तार के चक्करों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, बराबर बेलन की ऊंचाई जितनी भी है उसको हम डिवाइड कर देंगे तार की मोटाई से। तो यहाँ उन चक्करों की संख्या आ जाएगी जो यहाँ पर उस तार ने लपेटे में ले रखे हैं। देखो बेलन की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये मोटाई है 3 mm। तो इस 3 mm को या तो सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर को mm बना लो, एक ही बात है। तो ये आ गया 40 चक्कर। 40 चक्करों में पूरा कवर कर ली इसकी हाइट। अब यहां से हम तार की माप ज्ञात कर सकते हैं। देखो तार की लंबाई बराबर एक चक्कर में जितना आएगा 40 से उसे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10π। तो बराबर हो जाएगा 400π, बराबर 400 गुणा पाई का मान भर लेंगे 3.14, जो कि हो जाएगा 1256।
1256 लगभग में आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर में भी 12.56 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है तार का द्रव्यमान। तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान किस हिसाब से ज्ञात करें? तो इसने कहा है कि पर मीटर है 8.88 ग्राम, तो 12.56 को 8.88 ग्राम से गुणा कर लेंगे, जो कि आएगा, गुणा करके आप देखेंगे 11,153.3 ग्राम। किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन 1000 करना पड़ेगा, लेकिन 1000 से भाग, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 kg होता है। 0.3 स्थान यहाँ खिसक जाएगी, तो आएगा 11.153 इतने kg। 3 ही स्थानों तक लिख दो बस, क्योंकि आगे तो 3 ही है। तो देखो ये आंसर बन गया आपका, बहुत आसान सा है। बस थोड़ी ये बात समझनी थी यहाँ पे, ये चीज कि चक्करों में कितने प्लेस को उसने घेरा है, कुल मिला के कितने चक्कर यहाँ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं है 3 और 4, ये भी इसने बोल दिया, को उसके कर्ण के परितः ही घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो डायग्राम बनाकर अगर इसको समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक बना लिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें एक भुजा ले ली 4, दूसरी ले ली 3। अब ये समझ लो कि इसने क्या कहा कि उसके कर्ण के परितः इसको घुमाया। तो देखो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको इस प्रकार से घुमा देंगे। तो यहाँ से पकड़ के यहाँ घुमाने का मतलब है कर्ण के परितः, मतलब कर्ण को स्थिर रखना है, इसमें इसे पकड़ के घुमाना है। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। देखो, और यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है द्विशंकु, यहाँ आके बन जाएगा ये देखो, ये बनेगा द्विशंकु। एक शंकु ऊपर, एक इसके नीचे, इसको द्विशंकु बोलते हैं। ये 3, ये 4 है, तो ये भी 4 ही होगी। अब इसका आयतन भी ज्ञात करना है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कंबाइंड ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, दोनों ही चीज चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो उसको अलग से ज्ञात कर लेंगे, आयतन को अलग से ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें आर और एच ही चाहिए। चलिए त्रिभुज, ये कहो कि समकोण त्रिभुज, ये जब इसने कह रखा है कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी डी ई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लो, ए बी सी में ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी है इसमें 4 और ई सी है, बी सी है 3, ये हो जाएगा 16 + 9 यानी कि 25। ए सी स्क्वायर बराबर 25, ए सी यहाँ से आएगा 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी देखिए कंबाइंड हाइट ज्ञात कर ली ए से सी तक की। अब हमें ए ई अलग चाहिए, ई सी अलग चाहिए, तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिलहाल, यहीं तक इसको छोड़ो। और इसके बाद रेडियस के लिए देखो जरा क्या करना पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी मैं 2 प्रकार से ज्ञात करूंगा, अभी आप समझ जाएंगे। एरिया ऑफ ए बी सी, एक तो सूत्र ये कि 1/2 गुणा लंब और गुणा आधार, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। फिर एक बार से और करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, लेकिन इस बार ऐसे नहीं, इस बार दूसरे तरीके से करेंगे। देखो कैसे, ये जो बी ई है ये भी इस पर लंब है और इसका आधार तब क्या रहेगा ए सी, तो 1/2 गुणा लंब गुणा आधार ए सी बराबर 1/2 गुणा
BE को देखो जरा, ये R है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही इस आधार की त्रिज्या होगी, तो R लिखेंगे इसकी जगह। और दूसरा है क्या? AC का तो मान हमें पता है 5 अभी आया है, तो ये हो जाएगा 5/2, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि एरिया ऑफ ABC ये 6 है और एरिया ABC ये 5/2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ये R, 5/2 R लिखेंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः 5R/2 इक्वल टू 6 है, तो R बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12/5 या 2.4 सेंटीमीटर। R हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें चाहिए आयतन, तो द्विशंकु का आयतन, द्विशंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर। H1 देखो इसके लिए लिखेंगे AE, और फिर इस वाले के लिए H लिखेंगे EC। R दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो एक काम करिए 1/3 पाई R स्क्वायर को बाहर ले लो कॉमन, और अंदर आया AE प्लस EC। जोड़ के देखो जरा क्या बने, डायग्राम पे वापस पहुंचो एक बार। देखो AE और EC जब जुड़ जाएंगे तो क्या AC नहीं बना? बना है, ठीक है। तो फिर रख दीजिए इसकी जगह AC, और AC का मान हमने ज्ञात कर लिया है। AC तो इसका कर्ण है 5, तो 1/3 पाई इंटू R की वैल्यू 2.4 स्क्वायर इंटू 5। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा देखो जरा, इसका मान भी भर लो। 3.14, 2.4 की 2 बार गुणा 5, 3 8 24, यह आ जाएगा 24 पंजे 120, इसमें गुणा 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24 और 1 25, गुणा 24 पंजे 120, यानी कि 12 की गुणा कर दो, तो ऐसे आ जाएगा ये 30.144 घन सेंटीमीटर। तो देखो आयतन ज्ञात हो गया। अब क्या करना है? अब करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R L1 कह लो, पाई R L2 कह दो, ठीक है। L1 भी अगर नहीं कहते तो देखो L1 है क्या, ये चीज समझ लो। ये देखिए यहाँ पे AB या AD L1 है, और L2 क्या है? तो BC और CD L2 है। तो यहाँ पे वो भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ही कर देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। यह आ जाएगा 4 + 3, पाई का मान 22/7, R का मान हमने ज्ञात कर लिया है 2.4 इंटू 7, 7 से गया 7, 22 चौके 88, 22 चौके 88, 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 52.8 वर्ग सेंटीमीटर। देखो आंसर बन गया। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना है। बिना डायग्राम के सवाल को मत करना, होगा भी नहीं, ध्यान दे के करना है, ठीक है ना। तो बिना डायग्राम के मत करना, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150, 120, 110 में 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी भरा है। इस पानी में कुछ छिद्र वाले ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप ये दे रखी है तीनों, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती हैं ताकि उसमें से पानी बाहर न बहे। तो देखिए हमें यहाँ क्या क्या चाहिए। एक तो हमें टंकी का आयतन चाहिए, टंकी का आयतन LBH होता है 150
गुणा 120 और गुणा 110 गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 198 और 4 जीरो आ जाएंगे, इतने घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब टंकी में कितना पानी भरा है तो वो भी लिख लो। टंकी में पानी या ये कहो कि भरे पानी का आयतन यह है 1,29,600 घन सेंटीमीटर। अब इसमें क्या किया, इस पानी में ईंटें डाल दी गई। ठीक है, ईंटें डाल दी तो प्रत्येक ईंट का आयतन भी ज्ञात कर लो। प्रत्येक ईंट का आयतन बराबर जो भी माप है LBH मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगी 1096.875 घन सेंटीमीटर। अब गुणा करके इसको देखेंगे तो यही पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये कितनी ईंटें गिरी हैं, इसमें कितनी ईंटें डालनी पड़ी ताकि उसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हमें नहीं पता, माना कुल ईंटें x मान ली, तब x ईंटों का आयतन कितना आएगा तो देखो, x ईंटों का आयतन आ गया 1096.875 इंटू x, इतना आ गया। ईंटों ने पानी कितना सोखा, ईंटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन वो भी ज्ञात कर लेंगे। तो वो है 1/17 भाग किसका, इसका टोटल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1096.875 इंटू x का 1/17, इतने घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पानी उसने सोख लिया। अब शेष पानी कितना बचा, शेष पानी का आयतन जबकि था 1,29,600, इसमें से इतना सोख लिया 1096.875x अपॉन 17, इतना सोख लिया। तो अब इतने घन सेंटीमीटर बच गया, शेष पानी बच गया। अब देखिए पानी का कुल आयतन, या ये कहो कि टंकी का जो कुल आयतन होगा वो किस किस के बराबर होगा, ध्यान से समझिए, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। बाकी तो सारे आयतन हमने ज्ञात कर ही लिए हैं। टंकी का आयतन उतना होगा जितना x ईंटों का आयतन है। ठीक है, क्योंकि ईंटों ने जगह घेरी है, और टंकी में जितना पानी है उसका आयतन है, दोनों आयतन आपस में जोड़ दिए गए। ठीक, तो ये हो गया। देखो कैसे कैसे है। टंकी का आयतन कितना था, ये लाए हम 198 और 4 जीरो, और x ईंटों का आयतन आया है 1096.875x। टंकी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन, ये अभी हम लाए हैं शेष पानी 129600 माइनस 1096.875x अपॉन 17, ये लाए हैं। देखो इसको सॉल्व कर लो। इस पूरे को तो इधर भेज दो घटाने के लिए। 1980000 माइनस 129600 बराबर, इसमें से घटाएंगे। देखो 17 एकम 17 और 17 में से एक गया 16/17 गुणा 1096.875x, ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो इधर भेज ही दिया पहले हमने। ये हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 185,0400 बराबर 16/17 गुणा 1096.875x। अब x यहाँ से निकालना है तो बस हमारा काम बन जाएगा। 17 की गुणा 1850 400 गुणा 17 और अपॉन में 16 गुणा 1096.875। अब
इसकी कैलकुलेशन करना आपका काम, क्योंकि आप है बहादुर, बहुत बहादुर हैं आप। बहादुरी पूरी दिखा दो इसमें कैलकुलेशन में। देखो लगभग में आ जाएगा ये 1792 ईंटें। तो इसलिए ईंटें कितनी, तो 1792 इतनी ईंटें। देखो आसान सा सवाल बन गया। और मेन क्या लॉजिक है, तो ये लॉजिक ये है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि टंकी का जो कुल आयतन आएगा वो ईंटों के आयतन के और टंकी में शेष पानी के आयतन के बराबर बचेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी महीने के 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इस घाटी का क्षेत्रफल 97,280 वर्ग किलोमीटर है। तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किमी लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो देखिए इसे जांचने के लिए क्या चीज़ की जा सकती है कि पहले ये देख लो कि नदी घाटी का जो टोटल आयतन है, ये कहो कि 10 सेंटीमीटर जब बारिश हुई वहाँ पे, तो ओवरऑल 15 दिनों में कितना आयतन बना उसका। ठीक है, तो देखिए घाटी का क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 97,280 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। दिन कितने, तो 15। ठीक, तो यहां लिखो 15 दिनों में घाटी में बरसे पानी का आयतन निकाल दो आप। बहुत आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि 15 तो दिन, और देखो इसकी एक हाइट भी दी है, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखो जी क्षेत्रफल भी हमारे पास, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं बटे 100 करके इसे भी किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मीटर में। लेकिन मीटर में कहाँ, ये तो किलोमीटर में करना है। 1/1000 से और भाग दे दो तो वर्ग किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन एक काम करो, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, जैसे होगा देखेंगे, पॉइंट में भी आएगा तो देख लेंगे। देखो 1 0 तो ये कट गई, एक कट गई ये, 15 से इसमें गुणा कर देंगे। मीटर किलोमीटर में तो 1 और 1000 से भाग करना पड़ेगा। एक काम कर लो, फिर इसको वर्ग मीटर में ही कन्वर्ट करो, ये ठीक रहेगा। 1000 का स्क्वायर करके वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और वर्ग किलोमीटर में 1000 का स्क्वायर हो जाएंगे। 1000 गुणा 1000 भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0 आप एक काम कर लो, 1 ही काटो, और फिर इसको गुणा करा के अगर इसको देखो कितना आया, तो ये आएगा 97, 28, 0 0 0 0 0 0, है ना, इतना आया अपॉन 10 और 15 इंटू 1 0 से 0 कट जाएगी। तो जब 15 के इसमें गुणा करेंगे तो देखो आप पाएंगे 14, 5 9 2 0 0 0 0 0 0, इतने घन मीटर आ गया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो जो 3 नदियां हैं जिसकी बात यहाँ की जा रही है, उनका टोटल वॉल्यूम भी उतना है कि नहीं है। 3 नदियों का कुल आयतन, 3 नदियों का कुल आयतन बराबर 1072 किलोमीटर, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी। और है नदियां कितनी, तो 3 से मैं पहले ही गुणा कर रहा हूं, ध्यान दो, 3 से मैंने गुणा कर ली क्योंकि नदियां हैं 3। तो 3 गुणा 1072 को गुणा करो 1000 से, तो किलोमीटर का मीटर बन जाएगा, गुणा 75 गुणा 3।
अब इन सब की गुणा करके लिख दो। गुणा करके आप पाओगे 7236, ये इतने घन मीटर। अब देखो क्या ये बराबर हैं? ये और ये आपस में बराबर है कि समतुल्य है या नहीं है? तो दोनों आयतन समतुल्य नहीं है, ये चीज आप लिख दो। ठीक, बस हो गया सवाल। इससे ज्यादा क्या करना था इसका? दोनों आयतन ही तो ज्ञात करने हैं। 15 दिनों में घाटी में बरसा पानी और 3 नदियों का कुल आयतन। सिंपल। नहीं बराबर है तो क्या कर सकते हैं? नहीं है बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। देखो ये छिन्नक यहाँ बन गया, ये यहाँ छिन्नक बनेगा ऊपर और नीचे बेलन। यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, टोटल 22 है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से टोटल व्यास है। इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है हमें, किसका? शंकु के छिन्नक का और बेलन का। तो देखिए यहां से शंकु के छिन्नक की विमाएं देखिए, क्योंकि हमें इसका आयतन चाहिए कि विमाएं क्या क्या विमाएं? 3 विमाएं इसमें हैं, बल्कि होती तो 4 है, लेकिन आयतन के लिए हमें क्षेत्रफल है तो हाँ क्षेत्रफल के लिए तो चाहिए। देखिए R1 चूंकि व्यास है 18, तो 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। R2 ये है 8, तो ये भी होगा 8, ये भी ध्यान दो, ये 8 है तो ये भी 8। इसका मतलब 8 जो सेंटीमीटर है वो बेलनाकार भाग का भले ही है, लेकिन बेलनाकार भाग का आधार ये भी तो है एक, और छिन्नक का दूसरा सिरा है, तो 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। R2 भी आ गया। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? तो इसकी हाइट चाहिए। हाइट कितनी? देखिए हाइट टोटल है 22 और यहाँ से यहाँ तक जो कि बेलन की है 10, तो 22 में से 10 घटा दो, ये भी आ गया। और क्या चाहिए? और हमें चाहिए यहाँ से L ही लिखेंगे, L1 लिखने की आवश्यकता है नहीं इसमें, क्योंकि ये नीचे वाला बेलन है, दूसरा छिन्नक नहीं है ना शंकु का। तो h² प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन जाएगा। h की जगह h1 लिख रहा हूँ, 12² प्लस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 144 प्लस 9 में से 4 गए, 5 का वर्ग यानी कि 25, जोड़ेंगे 169 का रूट यानी कि 13 सेंटीमीटर। L आ गया। L आ गया, सब चीज हमारे पास है तो ठीक है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आप जानते हैं, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, ये सूत्र है। और नहीं जानते हैं कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इस चीज को भी प्रूव करने जा रहे हैं अभी अगले क्वेश्चन में। कैसे प्रूव होता है, कैसे आता है ये भी वहां पे सीखोगे। तो देखिए पाई का मान रख देंगे 22/7, R1 है 9, R2 है 4, L अभी आया 13, तो ये बन जाएगा कितना? 13 का वर्ग, मतलब 9 4 13 और 13 का वर्ग 169, 22/7 गुणा 169, इतना आया। या इसको अभी पाई का मान नहीं रखते तो 169 पाई भी कह सकते हैं, एक ही बार जोड़ देंगे, ये हो गया देखो। और अब हमें चाहिए बेलन का, तो देखिए बेलन की विमाएं लिख दो सभी। बेलन की विमाएं क्या है? ऐसा करने से लाभ ये रहता है कि हमें फिर ढूंढना नहीं पड़ता कि किसका क्या है, जब एक बार प्रॉपर्टी लिख लेते हैं सारी। तो बेलनाकार इसका जो रेडियस होगा वो तो R2 हमने मान ही रखा है, क्योंकि जब R2 हमने 4 लिख दिया तो यहाँ भी हम R2 ही कहेंगे इसको, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। हाइट 10 सेंटीमीटर। और अब क्या चाहिए हमें? इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्योंकि ध्यान दीजिए संपूर्ण पृष्ठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। तेल के लिए कुप्पी है, ऊपर से खुली हुई होती है, बंद होती नहीं। नीचे तेल गिरेगा जहाँ डालना होता है, जिस किसी पात्र में करना होता है, तो इसके लिए नीचे वाला भी खाली होता है, मतलब बिना ढक्कन का होता है। तो ना ऊपर ना नीचे, इसलिए हमें वक्र ही वक्र चाहिए बस। तो ये बन जाएगा 2πr2h2, ये इसका होता है सूत्र। 2πr2 कितना, r2 है 4 गुणा 10, 4 दूनी 8 दशम 80 पाई इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए कुल, या ये कहो कि कुप्पी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 169 पाई जो कि छिन्नक का है, प्लस 80 पाई, दोनों को जोड़ो, ये आ जाएगा 249 पाई। और पाई का मान भर के देखो जरा, गुणा 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5478/7 लिख दो, या 782 सही 4/7 भी लिख सकते हैं, या पॉइंट में भी लाना चाहो तो ला सकते हैं। तो देखिए आंसर बन गया आसान सा, समझ में आया है आपकी, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए। जो सूत्र हमने लिखवाए थे उन्हें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, डायग्राम से शुरू करना पड़ेगा, बिना डायग्राम बात समझ में आएगी नहीं। ये हुआ, और यहाँ एक ये हुआ, यहाँ से ना ये इस प्रकार से छिन्नक काट दिया, ठीक है। और इसकी एक हाइट भी होगी यहाँ से, ओके। इसका नामकरण कर दीजिए, चुन्नू मुन्नू नाम रख दो इसका, ABCDEFG, जैसे नाम आ रहे हो मन में ऐसे रख दो इसके, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहेगा, है ना। लेकिन एक थोड़ी सी रचना जरूर करनी पड़ेगी हमें, कि हमने क्या किया, एक लंब डाला यहाँ से B से इस पर DC पर, इसको नाम दे दो ABCDEFG, H दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी दे दो, H हो गया जी, ठीक है, ओके। सेम डायग्राम को ही हम यूज कर लेंगे आयतन के लिए, तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ पता है, संकेत आपको पता है शंकु में क्या क्या होते हैं। शंकु के छिन्नक में, शंकु के छिन्नक की विमाएं क्या क्या होती हैं। R1 R2 त्रिज्याएं होती हैं, ऊंचाई h होती है, और तिर्यक ऊंचाई L होती है, ठीक है, ओके। अब इसमें समझिए कि हमें किस किस की जरूरत थी। हमें शंकु के छिन्नक की विमाएं नहीं, बल्कि यहाँ पे हमें शंकु की मान लेनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप। देखिए यहाँ हम दो त्रिभुज लेंगे, क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। AEB और BHC, त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज BHC में इन्हें दोनों को समरूप सिद्ध कर दो बस, इसके बाद फिर का काम बाद का काम है, ठीक है। त्रिभुज आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, समरूप आपने वहां खूब किए हैं, तो देखो यहां भी करेंगे। कोण AEB और कोण BHC ये आपस में बराबर है, बताइए क्यों। इसलिए बराबर है क्योंकि ये प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है। ये भी 90 है तो ये भी 90 है, क्योंकि ये भी लंब है तो ये भी लंब है। कारण लिख दो और लिखो,
AE तथा BH क्या है, लंब है, इसलिए समकोण है। समकोण का भी कारण दे दिया। और देखो कोण ABE और कोण BCH ये भी आपस में बराबर है। इसका कारण दो। इसका कारण ये है कि ये जो BE है ये DC के समांतर है। BE समांतर DC, तो ये एकांतर कोण बन गए, आपस में दोनों बराबर हो गए। दो एंगल बराबर है, तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि ये भी और आपस में बराबर है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समरूपता की कसौटी आप लगा दो। समरूपता की कसौटी AA से, या उप कसौटी भी इसको कहते हैं, AA से बात बन जाती है। त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज BHC के। यदि ऐसा है तो हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसके अनुपातिकता प्रमेय में लगा सकते हैं। अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय कब होती है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो देखिए AB और BC संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होता है। देखो AB तो इसका ये कर्ण है, किसका, AEB का, और BC कर्ण है किसका, तो BHC का। तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, ये देखो EB और HC के, या BE और EB या BE कह सकते हैं HC के। देखो AB क्या है, तो AB यहां से हम मान लेंगे इसका जो क्या है, तिर्यक ऊंचाई कह लो इसको, तो इसको L1 कह लो, इसको बोल दो पूरे को, शंकु के तिर्यक ऊंचाई को L, और इसको यहाँ से BC जो कि छिन्नक का है इसको कह दो L। ये हमने लिख भी लिया है। ठीक है, L, ये L2 कह दो और ये L कह दो। अब ठीक है ना, देखो देखो दोबारा देखो, AB L1 पूरे शंकु का L2 और इस छिन्नक का L, इस प्रकार से मान लिया। बल्कि एक रेडियस हमने R1 कह दी थी और दूसरे रेडियस को R2 कह दिया था। ये सारी चीज आप यहाँ से, ये हमने शुरू में मान भी लिया है। तो देखिए AB है L1, BC है L, BE है R1 और HC क्या है, तो देखो HC कुछ नहीं है, हाँ DC में से अगर DH घट जाए, DC में से अगर DH घट जाए तब बात बन सकती है कुछ। अब ये क्या बात हुई, ध्यान से समझना, यही है बस जो भी कुछ है। देखो DC में से क्या घटा रहे हैं, DH घटा रहे हैं, तभी तो जाके HC बनेगा। तो अब इसमें देखो DH तो ये EB के बराबर हो गया जो कि R1 है, तो बस यही तो काम करना था हमें। और DC R2 है और DH को लिखो R1। तो देखिए L1 बराबर यहाँ से आएगा R1 बाई R2 माइनस R1, और L भी ऊपर गुणा में चला जाएगा। इसे फर्स्ट कह के यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें वक्र पृष्ठ की जरूरत पड़ने वाली है। तो शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ, देखिए छिन्नक का अगर हम ज्ञात करना चाहें, छिन्नक ये नीचे नीचे वाला है, इसमें से क्या करेंगे इसे निकालने के लिए कि पूरे में से, बड़े शंकु में से, या कहो AGC शंकु में से, शंकु AGC में से माइनस कर दो AFB, शंकु AFB का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए वही काम हम करेंगे। शंकु AGC इसका जो वक्र पृष्ठ आएगा, तो आप सूत्र लगा दीजिए, पाई RL, L है इसमें L2 और R है इसमें R2, L2 माइनस AFB में देखो, AFB में L1
और ये R1, तो पाई R1 L1 ये हो जाएगा। अब ये जो L2 है इसको हम दो खंडों में तोड़ सकते हैं, L और L1 माइनस पाई R1 L1। देखो कहाँ से आया ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे L2 जो है वो L1 और L के बराबर है, दोनों के योग के बराबर। पाई R2L गुना कर रहा हूँ मैं अंदर, पाई R2L1 माइनस पाई R1L1। देखो यहाँ से L1 बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा पाई R2L प्लस पाई L बाहर लेंगे, बचेगा R2 माइनस R1। ठीक है, और समझिए इसी प्रकार से समझते जाएं। एक बार मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। देखो यह आया पाई R2L प्लस पाई L1 इन ब्रैकेट R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ जो कॉमन आया था, देखो यहाँ पे पाई L1 आ जाएगा और अंदर बचेगा R2 माइनस R1। देखो यहाँ पे L1 का मान भर लेंगे जो कि हमने ज्ञात किया था फर्स्ट में, R1 L अपॉन R2 माइनस R1, और ये R2 माइनस R1 ऊपर ही है, अभी कटने के लिए तैयार। देखो क्या आया, पाई R2L प्लस पाई R1L, पाई इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू L। देखो ये आ गया वक्र पृष्ठ। लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर देंगे शंकु के छिन्नक का। क्या क्या आएगा इसमें, एक तो वक्र पृष्ठ आएगा और आधारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, दो आधार होते हैं शंकु के छिन्नक में। वक्र पृष्ठ आया है पाई इंटू R1 प्लस R2L प्लस आधारों का आ गया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई वहाँ से बाहर ले लो, प्लस R2 इंटू L प्लस पाई बाहर लिया, बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ आपका ज्ञात हो गया। बस इतना काम करना था, ये वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया सिद्ध। तो आप अच्छे से इसको कर लें, एक बार समझना है दोबारा से इस वीडियो को देखकर दोबारा कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं आयतन पे। शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए। चलिए शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक चित्र बनाओ आयतन के लिए, कोई अंतर मत करना मेरे कहने से, क्योंकि बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। देखो ये हो गया एक तो, और एक हो गया ये। ठीक है, ये छिन्नक हो गया नीचे वाला। तो इसको मैंने माना था ABC है ना, ये D माना, EFG और ये H मान लिया था। ये L, ये L1, ये L2, लेकिन L1 की इसमें जरूरत नहीं पड़ती आयतन में, तो कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया। ऊपर वाले को H1 इस हाइट को, और टोटल हाइट को H, पूरी हाइट को H। ठीक है, तो देखिए, और नीचे वाली हाइट को H2। तो पूरा कुछ हमने पूरा ये अपलोड कर दिया है ना, पूरा फुल। ओके जी, तो यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटी लिखेंगे। शंकु के छिन्नक, एक काम कर लो, इसे ही H को हो तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे इसमें कहा था ना हमने L, तो इसे ही H को हो। वेरी गुड। शंकु के छिन्नक की ऊंचाई H और शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, H2 बड़े की और छोटे की H1। सारी विमाएं चित्र से बिल्कुल साफ हो गई है। तो देखिए उसी प्रकार से त्रिभुज लेंगे, बस वो काम तो जरूर करना है। त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज BHC में, इस वाले में और इसमें, दोनों समरूप सिद्ध करने थे जो किए थे। बिल्कुल इसी प्रकार से करना है, कोई चेंज नहीं करना।
कोण BHC बराबर है, क्योंकि प्रत्येक समकोण है। और प्रत्येक समकोण क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि AE और BH लंब है। ठीक है, दो समांतर भुजाओं पर लंब है। कोण ABE बराबर है कोण BCH के, क्योंकि BE लंब है DC पर। ये दूसरी बात हो गई। अब समरूपता की कसौटी लग जाएगी। समरूपता की कसौटी AA से त्रिभुज AEB समरूप त्रिभुज BHC के आनुपातिकता प्रमेय लगाइए। आनुपातिकता प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखिए AE और ED लो। इस बार पहले AB अपॉन BC लिया था, इस बार लेंगे AE अपॉन ED। अपॉन में पहले भी EB बटे HC लिया था, इस बार भी EB बटे HC ही लिया जाएगा। तो देखो यहां आया H1/H इक्वल टू R1/DC माइनस DH, जिसको हमने लिखा था R2 माइनस R1। तो यहां से H1 बराबर आ गया R1H अपॉन R2 माइनस R1। ये बात नंबर 1 हो गई। अब छिन्नक का आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम। आयतन बराबर, तो बड़े शंकु के आयतन में से कौन सा बड़ा? शंकु AGC माइनस शंकु AFB का आयतन। ठीक है, जब इसको समझे तो अपने सामने चित्र बना के भी रख लें, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। देखो ये हो जाएगा शंकु AGC का पाई 1/3 पाई R²H होता है ना शंकु का, तो R2²H2 होगा, माइनस इसका बन जाएगा 1/3 पाई R1²H1। अब हमें क्या चेंज करना है? तो H1 का मान रखना है। देखिए यहां पर H2 का मान लिखा जाएगा H प्लस H1 माइनस 1/3 पाई R1²H1। ठीक है, यहां मान भर लेंगे 1/3 पाई R2² इंटू H प्लस 1/3 पाई R2²H1। इसके अंदर गुणा कर दी, माइनस 1/3 पाई R1²H1। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई H1 ले लेंगे। देखो ये हो जाएगा 1/3 पाई R2²H प्लस 1/3 पाई H1 कॉमन लेंगे, बचेगा R2² माइनस R1²। ये बचा। देखो अब इसी को हम सरल करते चलेंगे। देखो 1/3 पाई R2²H प्लस 1/3 पाई H1 की जगह है, देखो फर्स्ट में यहाँ R1H अपॉन R2 माइनस R1 लिख देंगे। यहाँ H1 की जगह R1H अपॉन R2 माइनस R1, ये हाँ ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है R2² माइनस R1², ये सेम रहेगा। देखो कटने के लिए तैयार भी रहेगा। 1/3 पाई R2²H प्लस 1/3 पाई R1H इंटू R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 अपॉन R2 माइनस R1। पूरा कटा, माइनस वाला प्लस वाला काट दिया मैंने, माइनस वाला कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा। 1/3 पाई R2²H प्लस, अब इसके अलग अलग से गुणा कर लो, तो 1/3 पाई R1, इसमें गुणा करेंगे R1 R2H प्लस इसमें भी गुणा करेंगे R1 में, तो 1/3 पाई R1²H।
अब सब में से 1/3 पाई h बाहर ले लो, बचेगा r² प्लस r1 प्लस r1²। इसको सही करके लगा दो तो 1/3 पाई h इंटू r1² प्लस r1 प्लस r2²। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। देखो ठीक है, आगे आयतन आपका शंकु के छिन्नक का आयतन यही होता है, जो कि हमने अभी प्रूव कर लिया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट भी हमने कर दिया है। इस प्रकार से 13वां चैप्टर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है, संपन्न होता है। अब आपका काम है कि आप इसको अच्छे से कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखते हुए, वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।